आज हम आपको बताएंगे प्रतिरोध ताप गुणांक का जो व्यंजक जो साबित होता वो किस तरह होता है। सबसे पहले हम आपको ये बतलाएंगे कि प्रतिरोध ताप गुणांक कहते किसे हैं। तो जब हम किसी भी चालक तार में हमने माना कि ये भी एक चालक तार है, तो इस चालक तार में हम जैसे ही टेम्परेचर्स को देते हैं तो इनके रेसिस्टेंस में परिवर्तन होता है। तो इनके रेसिस्टेंस में परिवर्तन होने के कारण हम यह प्रक्रिया को कहते हैं प्रतिरोध का ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक को हम लोग हमेशा अल्फा द्वारा सूचित करते हैं और यह अल्फा का मान हमेशा डेल्टा आर बटा R1 अक्रॉस डेल्टा टी के बराबर होते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि आखिर ये सूत्र आता है तो कैसे आता है। तो आप ये दो फिगर को गौर से देखिएगा और इसको जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये भी कोई चालक तार है। इस चालक तार में हम T1 टेम्परेचर्स देते हैं। तो जब T1 टेम्परेचर्स देते हैं तो इनसे जो रेसिस्टेंस जुड़ी हुई होती है इनके ऊपर हमेशा इसका प्रभाव पड़ता है। और जब जैसे ही टेम्परेचर्स को चेंज कर देते हैं यानी T1 से T2 बना लेते हैं तो इसका रेसिस्टेंस में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलता है और यह रेसिस्टेंस R1 से क्या हो जाता है, हमेशा R2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कभी भी किसी भी टेम्परेचर्स को देने से यदि हमारे चालक तार के रेसिस्टेंस में परिवर्तन होता है तो जो रेसिस्टेंस परिवर्तन होते हैं वो हमेशा दो बात पे डिपेंड्स करते हैं। सबसे पहला बात यह है कि आप R1 रेसिस्टेंस का मान कितना रखे थे और दूसरा बात ये होता है कि जो आपने T1 से T2 टेम्परेचर जो चेंज किया आप इसका मान कितना रखे थे। जैसे हमने माना कि R1 का मान 273 केल्विन है और 273 से हमने बना लिया 299। तो 273 से 299 के बीच जो गैप आया तो इनके बीच टेम्परेचर को जो चेंज हुआ उस चेंज के कारण क्या रेसिस्टेंस के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, यही चीज हमको देखना होता है मेन रूप से। तो देखिए जब हमारा रेसिस्टेंस चेंज कर जाता तो वो दो बात पे डिपेंड किया। सबसे पहला बात कि इसका इनिशियल रेसिस्टेंस क्या था और दूसरा बात आपने कितने हिसाब से टेम्परेचर को चेंज किया। तो जो हमें रूल फर्स्ट होते हैं वो हमें ये बतलाते हैं कि जो आपने रेसिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इनिशियल रेसिस्टेंस का। जितनी ज़्यादा इनिशियल रेसिस्टेंस होंगे हमें उतना ही ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मतलब है कि डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाते हैं, R1 के। दूसरा रूल्स ये होते हैं कि रेसिस्टेंस जैसे ही R1 से R2 बना मतलब आपने टेम्परेचर को भी तो चेंज किया था, मतलब T1 से क्या बना दिया T2। तो जो चेंज इन रेसिस्टेंस है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे चेंज इन टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी के क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस समीकरण को हमने एक माना और इसको क्या मान लिया, दो मान लिया। अब देखिए जब हम समीकरण 1 और 2 पे काम करते हैं तो ये जो दोनों समीकरण है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, दोनों का मान हमेशा चेंज इन रेसिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हम इसको एक सरल तरीके से लिखते हैं कि जो R2 माइनस R1 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1 के भी है और यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T2 माइनस T1 के भी है। तो इसी R2 माइनस R1 को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा R, और इसी T2 माइनस T1 को क्या लिखते हैं, डेल्टा T। अब आप सोचिए कोई भी भौतिक राशि हमेशा एक दूसरे के ना समानुपाती रहना चाहता है ना व्युत्क्रमानुपाती रहना चाहता है। इसीलिए हमेशा एक मान दूसरे मान को बराबर करने के लिए कोई एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं और इस प्रतिरोध ताप गुणांक में जो हम कांस्टेंट लेते हैं उसे हम लोग हमेशा अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है। तो जहां लिख दिए कि जहां अल्फा एक कांस्टेंट है और एंड इट इज आल्सो नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, इसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। अब ये डेल्टा आर बराबर जो है वो अल्फा इंटू R1 इंटू डेल्टा टी है। अब सोचिए हमें जो फार्मूला जो सूत्र साबित करने के लिए पेपर में जो आएंगे वो आएंगे कि अल्फा बराबर डेल्टा आर बटा R1 अक्रॉस डेल्टा टी होनी चाहिए। तो यदि हमें अल्फा चाहिए यहाँ से R1 और चेंज इन टेम्परेचर दोनों को हटाना पड़ेगा। अब ये गुना में है, जब इधर आएगा तो क्या ये डिवाइड में होगा, तो जब डिवाइड में होगा तो अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटे R1 और T2 माइनस क्या हो जाएगा T1। इसी सूत्र को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस।